गया, इतना पैशन जो था ना वो दे गया था सबर। मोर देन 5000 यूजर यूज कर रहे थे तो इशू तो आना था। एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कैसी होती है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मतलब जो कि स्ट्रगलिंग कर रही है डेवलपमेंट होने के लिए, मैंने आपको बताया था मोस्टली हम इसमें स्टडी करेंगे साउथ एशियन रीजन की, लाइक इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये बेसिकली हमारी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। लेकिन आपके जो है इनमें हम श्रीलंका हो गया ये, यानी कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका हमने कंपेयर बेसिकली फर्स्ट चैप्टर इससे लास्ट चैप्टर जो था फोर्थ चैप्टर जो था वो हमने जरा देखा था कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो किस तरह जो है कर रही हैं अपनी एजुकेशन को ना, उनका स्ट्रक्चर क्या है, मैनेजमेंट कैसी, एडमिशन कैसे होते हैं, असेसमेंट कैसी होती है, सेमेस्टर कैसे स्टार्ट होता है, सेमेस्टर एंड कैसे होता है, सेमेस्टर के बीच में ब्रेक कैसे आती है। और अब हमने देखना है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उसमें एजुकेशन का क्या सिनेरियो है। नॉलेज इज बेस ऑफ चेंज, इट ब्रिंग चेंज इकोनॉमिकली। बिल्कुल देखिए, नॉलेज बेसिकली क्या होता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर भी होता है। हम कहते हैं कि नॉलेज क्या है, परमानेंट चेंज। एजुकेशन क्या है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। नॉलेज क्या है, बेसिकली चेंज लाता है आपकी किसमें, सोशली इंसान में चेंजेस आती हैं नॉलेज से, इकोनॉमिकली चेंजेस आती हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज होते हैं, और जो सोसाइटीज होती हैं वो डेवलप करती हैं थ्रू द एजुकेशन डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। और एजुकेशन और क्या करती है, प्रमोट करती है, कल्चर को सपोर्ट करती है, क्रिएशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि जी बीइंग नॉलेज इज प्रोमिनेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज दे ट्रांसमिट नॉलेज टू नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यूसली। बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेट एक फैक्टर है ह्यूमन बीइंग का कि इंसानियत का जो शर्फ होता है उसको अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया कि नॉलेज बेस पे नॉलेज जो है वो ट्रांसफर भी ये नॉलेज करता है अपने से नई जनरेशन को, ठीक है। हायर एजुकेशन वाइटली इंपॉर्टेंट होती है, एक वाइटल रोल होता है, कैसा इसका वाइटल रोल होता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, उसके सोशल इकोनॉमिक नॉर्म्स करने के लिए, इसके पावर टूल को डेवलप करने के लिए नॉलेज जो है वो बेसिकली एक टूल है। और ये अब हम 21st सेंचुरी में कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें कि अब फ्रंट पे जो वॉर्स है ना वो नहीं होती, बल्कि प्रॉक्सी बार का है। प्रॉक्सी बार में वही जीतता है, वही आगे आता है जिसके पास नॉलेज ज्यादा है। अब देखिए, हम कहते हैं ना 5th जनरेशन वार है, वो मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू डिफरेंट जो कम्पिटेटिव कंट्रीज होती हैं एक दूसरे के खिलाफ कर रही होती हैं। तो आप देखिए, अगर हमें देखेंगे इंडिया जो है ना आईटी में हमसे बहुत आगे है। सोनिया वालेकुम अस्सलाम बेटा। इंडिया आईटी में हमसे आपने देखा होगा वो आईटी सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ वॉर करता है, ठीक है, जिसको हम 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप जो एजुकेशन है ना, नॉलेज ने जो है ना वो नॉर्म्स ही सोसाइटी के चेंज कर दिए हैं, इखलाकियात ही बदल दी हैं, डेवलपमेंट की, वॉर की, अमन की, कल्चर की सारी बेस कर रही है नॉलेज पे, ठीक हो गया। सो फीचर ऑफ हायर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या क्या होते हैं फीचर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या आता है। हायर एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में हायर एजुकेशन क्या होता है। इंडिया हैज बीन होम टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। आपको पता है इंडिया ने बेसिकली अगर हम देखें ना, इंडिया ने ना एजुकेशनली बड़ा ग्रो किया है, इसमें नोबल प्राइज भी विन किए हैं। अब्दुल कलाम आजाद जो है इनका था, अभी जो थे सदर जिन्होंने इनका अब्दुल कलाम ही था, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो इन्होंने इनका जो था इनका एटमी प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो बेसिकली जो इंडिया है ना हमसे नॉलेज में बहुत आ गया, आईटी में बहुत एक्सपर्ट हैं वो, ठीक है। अगर आप देखें, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक जो थी BL राजा की बुक पढ़ी थी, इंडियन ऑथर है। आप एजुकेशन में उठा के देख लें तो मोस्टली जो आपको ऑथर मिलेंगे इंडियन ऑथर मिलेंगे। अगर आप साउथ एशियन रीजन की बात करते हैं तो इंडिया एजुकेशन के लिहाज से सबसे आगे है हम में से, ठीक है। मतलब पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, देन श्रीलंका, मालदीव, इन सब से इंडिया हमसे आगे है, इंडस्ट्री में हमसे आगे। आईटी इंडस्ट्री उसका गूगल में देखें मोस्टली जो है इंडियन एक्सपर्ट्स जो है काम करते हैं। अगर आप नासा में देखें तो इंडियन एक्सपर्ट जो काम करते हैं, आपको पता है पहली
खला जो एस्ट्रोनॉट थी वो जिसकी डेथ हो गई थी वो भी इंडियन औरत थी। तो इंडियन के स्पेस स्टेशन ज्यादा हमसे, तो इंडिया अगर हम अपने रीजन में देखें ना तो इंडिया जो है ना हमसे बहुत आगे है। बेसिकली उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है एजुकेशन पे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट हैज 20 यूनिवर्सिटी, 500 कॉलेजेस। जब हमारी पार्टीशन हुई थी एट दैट टाइम उसमें क्या था कि 20 यूनिवर्सिटीज थी और 500 कॉलेज थे। और अभी भी बड़ी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वहीं भी है, ठीक है, जो कि एक माना जाता था कि जैसे हमारे यहाँ लाहौर में लम्स यूनिवर्सिटी है कि एक बड़ी एलिट क्लास की यूनिवर्सिटी है कि लम्स के ग्रेजुएट जो होते हैं वो निकलते बाद से ग्रेजुएट बाद में होते हैं, पहले उनके जॉब हाथ में होती है। तो वहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। अलीगढ़ एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अलीगढ़ ऐसी थी जैसे हमारे लाहौर में लम्स है, या टोपी में है हमारा जो गुलाम जीकी है, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट जो आपके पास है जीकी के है ना, मतलब एक नाम है उस यूनिवर्सिटीज का। तो इसी तरह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम ऐसा थी, और अब भी उनकी बहुत सारे आपने देखा होगा कि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन अब जो है लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड हैविंग 42,000 यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन के लिए, सिर्फ हायर एजुकेशन के 42,000, ठीक है। ये सिर्फ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम इज थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम है दुनिया का। The University Grant Commission is main governing body to handle the matters of higher education। एक बात है कि कम से कम वो एजुकेशन के मामले में बड़े जो है ना ऑनेस्ट हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप कभी आपने ऑब्जर्व करें कि आपके एफपीएससी पीपीएससी के जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वो इंडियन वेबसाइट से कॉपी किए होते हैं। इसलिए मैं आपको ये टिप भी दूंगी कि जब भी एफपीएससी और पीपीएससी का आप एग्जाम प्रिपेयर करें तो एजुकेशन के क्वेश्चन के हों या फिजिक्स मैथ मैथमेटिक्स के इनके क्वेश्चन के हों, तो ये आप लोगों ने कहाँ से करनी है। अटेंडेंस बेटा अभी मेरे पास 60 पार्टिसिपेंट हैं, कल मेरे पास 60। हम बात कर इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, और हमारे में भी हमने पाकिस्तान से भी कंपैरिजन जब किया था एचईसी का, हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थी जो कि 2002 में हमारे पास वो एचईसी में कन्वर्ट हो गई थी ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही। इट इज मॉनिटर द स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करती क्या है, ये मॉनिटर करती है स्टैंडर्ड एजुकेशन को, एडवाइस करती है गवर्नमेंट को और कोऑर्डिनेट करती है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। आपको पता है इंडिया हैज मैनी स्टेट्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी उसको करती है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया में क्या करती है कि जो स्टेट्स हैं इंडिया की, जैसे हमारे प्रोविंसेस हैं वहाँ स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का की कोऑर्डिनेशन भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 5 पे। मैम प्लीज अटेंडेंस लगा दें मेरी भी। हम कह रहे हैं कि 42,000 यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ आपका इंडिया जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट थर्ड बिगेस्ट है कंट्री है एजुकेशन के रेफरेंस से, ठीक है। और इनकी एजुकेशन की बुक को एज अ रेफरेंस माना जाता है। अगर आप इनका ओवरऑल इम्पैक्ट फैक्टर देखें ना, रिसर्च पेपर, इनकी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिश होते हैं। ये बात तो हमें अपनी दुश्मन की माननी पड़ेगी कि हम वैसे बात करते हैं कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमारा दुश्मन लोगों को पढ़ा रहा है, और ये फैक्ट है। आप गूगल के, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि गूगल है, नासा है, जितनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी आप ऑर्गेनाइजेशन देखें वहां वो आपको डॉक्टर्स इंडियन मिलेंगे। आपको पता है कि लिवर ट्रांसप्लांट कहीं नहीं होता, ठीक है। हमारे बड़ा खर्चा है, जाके आप इंडिया में करा लो, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है। और हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं जिनका लिवर का फेलियर होता है, वो जाके लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी बहुत अर्सा पहले से इंडिया में होते हैं। मतलब कोई भी फील्ड हो ना, इंडिया पीक पे है हमारी साउथ एशिया में। Distance and open learning is feature of Indian higher educational system. Distance education council look after, अच्छा जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लुक आफ्टर करती है मैटर्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह जो आपके पास डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल होती है वो लुक आफ्टर करती है जो डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, जैसे आपका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। Similarly, there are so many distance learning institutions and जिनको जो है वो look after करते हैं। इंडियन गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। हम कहते हैं कि हमारी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, थर्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द एशिया है।
और हम इस पे बड़ा फख्र करते हैं। और इंडिया गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक हो गया। यूनिवर्सिटीज इन द इंडिया हैव इवॉल्व्ड डाइवर्जेंट स्ट्रीम्स and it has been monitored by an apex body which is controlling authority by Ministry of Human Resource Development funded by state government। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है हर स्टेट की, वो इसको फंडिंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को बजट दिया हुआ है। आप ये बात नोटिस में करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ये खैर हमने भी जो है वो मॉडल जो है फॉलो किया है। हमारा भी 18th अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है कि हमने बजट जो है एजुकेशन का प्रोविंसेस को दे दिया है, करिकुलम का भी हमने प्रोविंसेस को अथॉरिटी दे चुके हैं 18वीं तरमीम के बाद, खत्म होने के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इश्यूज क्या आते हैं हायर एजुकेशन कमीशन, हायर एजुकेशन में इंडिया में। हायर एजुकेशन इन इंडिया विल फेस द बर्निंग इशू ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग 600 मिलियन ऑफ द पीपल अंडर 25 ईयर्स ओल्ड। बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ उनका बड़ा है जी। पॉपुलेशन ग्रोथ से बड़ा है तो एक आपके पता है एक बल्क में एक एज ग्रुप के लोग आते हैं, तो डेफिनेटली 42,000 इंस्टीट्यूशन के साथ भी वो इनको फुलफिल नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट को करे जितनी तेजी से। और मजे की बात ये है कि वो भूखे रह लेते हैं, प्यासे रह लेते हैं, बट उनमें कल्चर जो है ना वो क्या है, कल्चर उनमें एजुकेशन का कल्चर है, बहुत है। कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जिनमें 100% लिटरेसी रेट है, कुछ उसकी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि जिनको हिंदी बोलना नहीं आती लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। ठीक है। दिस सिस्टम इज अंडर प्रेशर टू एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन टू दिस ग्रुप। मतलब इंडियन जो एजुकेशन बोर्ड है वो इसके अंडर प्रेशर है कि वो जो 25 ईयर ओल्ड से कम लोग हैं वो बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे यंग जनरेशन ज्यादा है, ग्रोथ पॉपुलेशन की ज्यादा है, तो इस वजह से वहां पे ये प्रेशर में है कि दे हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। ठीक है। Pedagogies and assessment are focused on rote learning and little opportunity to develop critical thinking। आपको मैं बताऊं कि जो है ना पेडागोजीज के अभी अगर कोई आपने एजुकेशन का उठाया हो ना कोर्स कोड, पेडागोजी की बेस्ट बुक जो ऑथर है ना आपको इंडियन मिलेंगे, वो पेडागोजीज पे उन्होंने रिसर्च की है भाई वो। और वो जो है रूट लर्निंग पे जो है वो बड़ा करते हैं और क्या करते हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग उन्होंने डेवलप किया, एनालिटिकल रीजनिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं। सेपरेशन ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग इज वेरी क्रिटिकल इशू एट हायर। देखिए रिसर्च एक अलग से जॉब है, टीचिंग देखिए हर जो अच्छा टीचर होता है वो बहुत अच्छा रिसर्चर नहीं होता। रिसर्चर जो होते हैं रिसर्चर के लिए तो ज़ाहिर एक अलग से पैशन होता है। तो वहां पे एक बर्निंग इशू क्या है कि सेपरेशन ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग इज वेरी क्रिटिकल इशू एट हायर लेवल। ठीक है। जरूरी नहीं होता कि ये बहुत अच्छा एक टीचर है वो बहुत अच्छा रिसर्चर होगा। आपने देखा होगा कि लाइक अगर यू आर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एमफिल किया होगा कि एमफिल में हम क्या करते हैं, इंस्पायर होके किसी टीचर से जो आपने कोर्स जिसका हमने कोई उठाया होता है कोर्स वर्क उसके हमें बहुत अच्छा उठाया होता है, तो हम उसको रिसर्च पकड़ लेते हैं। तो रिसर्च जब हम पकड़ लेते हैं उनसे, तो वो रिसर्च हमें एज सच बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो जो बहुत अच्छा टीचर होता है जरूरी नहीं होता कि वो बहुत अच्छा रिसर्चर हो। रिसर्च के अपने टूल्स होते हैं, अपने उसके नॉर्म्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा टीचर है जिसको बड़ी अच्छी पेडागोजीज आती है, बहुत अच्छी ग्रिप होती है, बहुत अच्छा अपने सब्जेक्ट पे है, तो बहुत अच्छे उसको रिसर्च के टूल्स भी आते हैं। क्लियर है बात? सो overall scenario of Indian higher education does not meet required global quality standard due to the insufficient infrastructure and facilities। हाँ जी, वही जो है कि जी 42,000 यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज कम है, पुअर फैकल्टी है, डिटोरेटिंग रिसर्च स्टैंडर्ड है, आउटडेटेड करिकुलम है, अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स है, ओवरक्राउडेड क्लासरूम है, जेंडर इश्यूज है, एथनिक इम्बैलेंस। इंडिया में ये तो है, ये मैं हाँ ऐसा नहीं लग रहा कि जो हम पढ़ रहे हैं ये पाकिस्तान में भी ऐसा ही है ना, लेकिन वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है। आपको पता है वो मतलब उनमें ये बहुत एक अच्छा है, अजीब सा एक सिस्टम है। दे हैव टू
वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं इसे नो पे उनकी बेबी गर्ल होने वाली है तो उनमें मिसकैरेज और अबॉर्शन का रेट तो बहुत ज्यादा है, वो बच्चियों को मारती हैं पैदा होने से पहले। ये इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है। सेकेंडली ये है कि वहाँ पे हर 5 मिनट के बाद 5 मिनट में 10 लेडीज का रेप होता है। मतलब कुछ उनकी रियासतें ऐसी हैं, डिमिनिशन जेंडर होती है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी मैम जी, रियाले मुझे ये पढ़ते हुए ऐसे लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान के इश्यूज बता रही हूँ, ऐसे ही है, पाकिस्तान में कमोबेश सही है जी। तो हम बात कर रहे थे इंडिया में, ठीक है। The main way of general secondary school leavers to enter a higher education program in Egypt is to perform। हाँ जी, इजिप्ट कहाँ से आ गया? स्लाइड मैंने कुछ स्किप तो नहीं कर दी साथ? हाँ, हायर एजुकेशन हमने इजिप्ट में देखनी है कि इजिप्ट में मिस्र में कैसी है हायर एजुकेशन। इजिप्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन, डज नॉट मीट रिक्वायर्ड ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, पुअर फैकल्टी, रिसर्च स्टैंडर्ड, आउटडेटेड करिकुलम है। मैं साथ पे चली गई हूँ। इजिप्ट में क्या होता है जी हायर एजुकेशन? अच्छा, इजिप्ट की कोई मुझे बता सकता है सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड मानी जाती है? जामिया अल अजहर, ठीक है। ना सिर्फ दीनी अलूम बल्कि दुनियावी अलूम में एक वो सनद का रखता है। और इमाम गजाली जो है इजिप्ट से बिलोंग करते थे, पता है ना, उनके आपने फिलोसफी इमाम गजाली की पढ़ी होगी। तो हायर एजुकेशन इन इजिप्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन मिडल ईस्ट अकॉर्डिंग टू दी। और देखिए जितनी अरब ममालिक है उनमें इजिप्ट का जो है ना सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो है एजुकेशन सिस्टम है। और जामिया अल अजहर का एक पूरी दुनिया में एक नाम है। वहाँ का जो ग्रेजुएट होता है वो वाकई माना जाता है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। आप कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? जामिया अल अजहर यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी, हायर एजुकेशन इन इजिप्ट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल सिस्टम इन द मिडल ईस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजिप्ट। एजुकेशन इज फ्री फॉर ऑल बेसिक अप टू द हायर एजुकेशन। ये सबसे बड़ी बात है ना कि हायर एजुकेशन तक फ्री है फॉर ऑल बेसिक अप टू हायर एजुकेशन बिकॉज स्टेट प्रोवाइड ह्यूज शेयर ऑफ फंडिंग एंड ऑफिशियली स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर हायर एजुकेशन। और यहाँ पे तो हमारे क्या है कि अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन साथ साथ करते जाते हैं अपनी कंट्री का भी, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हमने ना जी क्या लिया था, हमारी जनरल परसेप्शन है कि जो यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा फी चार्ज करता है ना वो क्वालिटी एजुकेशन देता है, ऐसा ही है। हमारी परसेप्शन ये है कि जो अब देखिए हमारा क्या हुआ था सीडा के प्रोजेक्ट में, क्या हुआ कि हमारी एक गवर्नमेंट ने उनके साथ मुआहदा किया, हमने मैट्रिक तक क्या किया गवर्नमेंट सेक्टर में यानी पब्लिक सेक्टर में हमने क्या किया एजुकेशन को फ्री कर दिया। तो हमारी इनरोलमेंट कम होगी गवर्नमेंट के स्कूलों में, क्यों कि जो फ्री जहाँ जाते हैं जिन्होंने पैसे नहीं लेने वो पढ़ाने हैं, उन्होंने पढ़ाना क्या अलग ने एक बंदो कौन सा टीचर्स पैसे लेके जाती हैं, वो तो टीचर्स को तो गवर्नमेंट पे करती है। अगर आपके बच्चों को एक फ्री अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़ने की, उससे क्या हुआ हमारा पब्लिक सेक्टर डे बाय डे क्या हुआ, डे बाय डे हमारा वो डिक्लाइन में चला गया और हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो डे बाय डे एक बिजनेस पे आ गया, ठीक है। तो छुट्टियों की भी फी और 10-12 हजार से तो नॉर्मली। और अगर आप LGS लाहौर ग्रामर स्कूल पे चले जाएं, आप बिकन हाउस पे चलेंगे, सिटी पे चले जाएं, फ्रोबल पे चले जाएं, ये तो फिर जाहिर सी बात है। और हमारे एक इन स्कूल्स में AO लेवल करवाना या इन स्कूल में पढ़ाना एक हमारा क्या है स्टेटस सिंबल भी बन गया है। तो लेकिन यहाँ पे मिस्र में क्या होता है कि एक मैंडेटरी चीज है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फंडिंग करते हैं ना सिर्फ प्राइमरी एलिमेंट्री सेकेंडरी लेवल पर बल्कि हायर एजुकेशन लेवल पर वो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है स्टूडेंट को। तो डेफिनेटली फिर उनका आपके पास लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट आता है। In present system, there are 17 public university, 51 non-public university, 16 private university and 89 private higher educational institutions. ये मिस्र का करंट सिनेरियो ऐसा है। अच्छा जी, अब इमाम गजाली को ना किताबों से बड़ी मोहब्बत थी। वो कहते थे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो किसी को अपनी किताब पढ़ने के लिए दे देता है, और वो उससे बड़ा बेवकूफ है जो किसी से पढ़ने के लिए किताब लेता है और उसको वापस कर देता है।
जनरल सेकेंडरी स्कूल लेबर जो होते हैं उन्होंने एंटर होते हैं हायर एजुकेशन प्रोग्राम में, यानी कि जब सेकेंडरी स्कूल को छोड़ देते हैं वो तो हायर एजुकेशन प्रोग्राम में हो जाते हैं। हमारे यहाँ सेकेंडरी स्कूल छोड़ने के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, जिसको हम FA FSC करते हैं। उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी में बेसिकली होते हैं, जो कि पहले BA BSc था, अब जो है वो डिप्लोमा इन, हाँ जी, डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा है, वहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे जो जैसे लीव करते हैं वो फौरन ही हायर एजुकेशन प्रोग्राम में एंटर हो जाते हैं, कि जो कि सेंट्रलाइज्ड नेशनल एग्जाम होता है, ठीक है। दिस एग्जाम यूज्ड टू बी हेल्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड वाज perceived एज अ nightmare by students and their families, being the only way of admission to the higher education, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल लेवल के बाद उनके एक पब्लिकली गवर्नमेंट जो है वो एक एग्जाम लेती है। वो एग्जाम जो कंडक्ट करने के बाद जो उस एग्जाम को पास करते हैं वो फिर हायर एजुकेशन में एंटर होते हैं। बच्चे जो उस एग्जाम को पास नहीं कर सकते वो वहीं से फिल्टर आउट हो जाते हैं, ठीक हो गया, सही। तो ये तो था मिक्सर का जो हम देख रहे थे। क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी कैसे कंट्रोल की जाती है एजुकेशन की, ठीक है। नेशनल अथॉरिटी जो होती है वो क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी जो है वो एजुकेशन की करती है। और वो जाहिर सी बात है, जैसे हमारे यहाँ क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी कौन सी चेक करती है, HEC करती है। इस तरह हर कंट्री में एजुकेशन सिस्टम एक सेंट्रल एक ऐसा जिसने चेक करना होता है क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बार बार एग्जांपल देती हूँ कि हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज के जो है प्रोग्राम्स को क्या किया, डिसकंटिन्यू कर दिया, किसने, HEC ने उनको बैन कर दिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बहुत दफा दिया, अल खैर यूनिवर्सिटी या प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी को भी है कर दिया गया है, और भी बहुत सारी सरगोदा यूनिवर्सिटीज की कुछ जो कैंपसेस थे उनको बैन किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के कुछ कैंपसेस में से किया, और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस में से कुछ डिसिप्लिन को बैन किया HEC ने। HEC के अपने नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड है। सिमिलरली इस तरह हर कंट्री में एक लॉ होता है। इजिप्ट में भी जो लॉ है उसका एस्टेब्लिश हुआ है, वो उसको प्रेसिडेंशियल डिक्रीज इन 2006 लॉ कहते हैं, जो कि लॉ 82-2006 है, और जो 2000 में डेवलप हुआ था। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, जो कि ट्राई करती है क्वालिटी को और उसके क्रेडिबिलिटी को, जो स्टैंडर्ड एजुकेशन के वो देती है, उस पे इसको परखा जाता है हायर एजुकेशन को इजिप्ट में, ठीक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू इजिप्ट और इंडिया का। इजिप्ट में हमने देखा है वहाँ 42,000 थे, इंडिया में इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन यहाँ बहुत कम है, गिने चुने है ना, लेकिन गिने चुने के साथ आपको वो आउटपुट अच्छी देती है। हाँ जी वफा, नॉलेज इज हायर एजुकेशन की 11th स्लाइड आपकी है। इश्यूज क्या ना, यहाँ ये जरा स्लो अपलोड हो रही है नेक्स्ट स्लाइड, तो मैं आपको इश्यूज क्या आते हैं। इश्यूज ये आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी मार्केट डिमांड्स के अकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि सेकेंडरी लेवल तक आपको पता है, जैसे हम पाकिस्तान में भी देखें सेकेंडरी लेवल तक ना तो हमारे बच्चों को पता होता है कि क्या कर रहे हैं वो, मतलब क्या करना चाह रहे हैं। हम पर्टिकुलरली थोड़ा सा जाके हायर सेकेंडरी लेवल पे थोड़ा सा उनको हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर दे हैव टू ऑप्ट प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS और अदर डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन सेकेंडरी लेवल तक तो चूंकि मैट्रिक तो अगर हम देखें, जो हमारा सेकेंडरी लेवल आप मैट्रिक को देखते हैं, मैट्रिक हमारी मार्केट में तो कोई मैट्रिक की डिमांड नहीं है ना, तो सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है वो उसमें हमेशा क्या होते हैं, लूज पोल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ना मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली दी ही नहीं जाती। सेकेंडरी एजुकेशन होती है, जो हायर एजुकेशन होती है वो नीड असेसमेंट उसमें भी होती है। उसमें भी बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि नीड असेसमेंट होती नहीं है। एक बेड़ चाल चल पड़ती है जो मैं कि कोई डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ तो धड़ाधड़ उसमें एडमिशन शुरू हो गए, वो एक उसका एक गोल्डन पीरियड आता है, उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन में आ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी MCS की मैंने एग्जांपल कब दी थी कि 90s में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, अरेबिक को खत्म हुई थी, तो तब एक गोल्डन एरा आया था कंप्यूटर का। अब MCS वालों को कोई नहीं पूछता, MCS वालों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियरिंग आ गई है कि 8 सेमेस्टर की BS होता है। अब MCS वाले क्या करेंगे, लेक्चरर, और लेक्चरर में इतनी या कंप्यूटर टीचर आ जाएंगे। कंप्यूटर टीचर अगर आप देखें पंजाब में या फेडरल में या कई और प्रोविंसेस में क्या होती है
कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल होता है, उसके अंदर एक लैब होती है, उसमें एक लैब टीचर होता है। तो एमसीएस का इतना कंजप्शन नहीं है। तो नीड असेसमेंट जो होती है वो हमेशा जरूरी होती है कि कौन से डिसिप्लिन में हमने कितना, हर साल कितने ग्रेजुएट को प्रोडक्शन हमें देनी है, ठीक है। तो हमेशा जब क्लास आती है ना, जब हम नीड असेसमेंट के बगैर भेड़ चाल हमारी हो जाती है कि हम एक डिसिप्लिन पकड़ते हैं, उसी में हम ग्रेजुएट करना शुरू कर देते हैं। तो इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली ये होता है कि आपने एक और चीज नोटिस की होगी, वो चीज ये है कि समटाइम क्या होता है, इश्यूज मैंने ये डिस्कस कर ली है कि the state admits that it is facing crisis in higher education system. It realized that the globalization of trade, finance and information flows in intensifying competition and raising the danger that Egypt will fall behind its competitors. बिल्कुल देखिए, बेसिकली आप बच्चे को गलत नॉलेज नहीं दे सकते। आप लेट्स सपोज पहले होता था ये स्कूल में टीचर ने जो पढ़ा दिया वो बड़ा हर आखिर है। आप जनाब बच्चों के पास मिनी कंप्यूटर होते हैं, वो गूगल से जस्ट एक उन्होंने सिंगल वर्ड या सिंगल लेटर टाइप करना होता है और उसके टिप ऑफ द फिंगर्स पे जो होती है ना इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बेसिकली अब कंपीट करना होता है। मैंने आपसे कल परसों भी हमने डिस्कस किया था, बेसिकली जो पूरी वर्ल्ड है ना वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। और ग्लोबल विलेज किस तरह, ट्रेड के लिहाज से भी, आप ऑनलाइन शॉपिंग दिस एंड दैट सब कुछ, और नॉलेज के लिहाज से भी कोई इवेंट जो है कहीं भी वो टेक प्लेस होता है, वो विद इन सेकेंड जो है वो वायरल हो जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जैसे आपने अभी लुबनान बैरूत में देखा, धमाका हुआ, धमाके के 5-7 मिनट बाद ओवरऑल वर्ल्ड में उसकी वीडियोस सर्कुलेट हो रही थी। कोई भी सर्कमस्टांस कहीं पे भी टेक प्लेस होता है, वो विद इन द आपकी जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन है आपकी टिप ऑफ द फिंगर पे है। आप कोई भी चीज है, सोशल मीडिया ने बेसिकली बड़ा इसको स्क्वीज कर दिया है, इसको श्रिंक कर दिया है ना, इसको शॉर्ट कर दिया है। तो जब ऐसा है तो आपकी जो भी जहां भी रिसर्च होती है, आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होती हैं, वो आपके किसी पेपर में पब्लिश होता है, तो वो कहाँ होता है, गूगल पे, गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है ना। हर किसी की रिसर्च पब्लिकेशन है। आप किसी का कोई एक टॉपिक लिखते हो तो उसके नाम की पब्लिकेशन आ, या किसी एक ऑथर का नाम लिखते हो तो उसकी जितनी पब्लिकेशन होती हैं गूगल पे पड़ी होती हैं, ठीक है। तो साइट्स आपको इजीली अवेलेबल है। तो जब इस तरह क्या हो कि अब आप हर चीज आपके बेसिकली जो आप सोशल मीडिया ना वो आपके फेस पे पड़ा हुआ सारा चीज आपकी क्लिक पे पड़ेंगी है। जब ऐसी चीज होती है तो आपको कंप्लीट मार्केटिंग में करना डिफिकल्ट होता है। देन आपने क्या करना होता है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को आपने देखना होता है। क्वांटिटी को इसलिए देखना होता है कि आपका हर जो बच्चा है वो हायर एजुकेशन ले, और क्वालिटी को ये देखना होता है कि आपके जो स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स है इंटरनेशनली मार्केट में आपने उसको करना होता है, कंप्लीट करना होता है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इसकी छोटी सी एग्जांपल करंट सिनेरियो में देखती हूँ, इस पे फिट भी आती है। जैसे अभी हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे एक चीज हुई कि जी जब प्लेन क्रैश हुआ रमजान में कि जी वहां पे एक बहस चली कि ये हमारे जो पायलट हैं उनका जो पायलट की डिग्री है या सर्टिफिकेट जो हमें देती है हमारा सिविल एविएशन अथॉरिटी देती है CAA, वो हालांकि एयरफोर्स के अंदर आती है, उसमें एयरफोर्स के ही सारे जो स्किल्ड पर्सन होते हैं उसको डील करते हैं। जब ये एक इशू चला, हमारी असेंबली में बहस हुई, हमारे पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बहस चली, तो हुआ क्या, ये जब चीज सर्कुलेट हुई, आपको पता ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या किया गया कि हमारे ग्राउंड कर दिए गए। एमिरेट्स एयरलाइन में था, सऊदी एयरलाइन में था, जितने हमारे टर्किश एयरलाइन में जितने हमारे पायलट्स थे उनको ग्राउंड कर दिया गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग एक हमारी स्टेटमेंट से जो था हमारे मिनिस्टर की स्टेटमेंट से वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए। और आल्दो कि उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये कहा कि हमने जिस चीज को दिया है वो ओरिजिनल है, उनमें कोई फेक हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन उसका लॉस जो था हो गया। तो उससे एक और इम्पैक्ट फैक्टर ये हुआ कि हमारी डिग्री सारी मशकूक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा जी, तो ये मार्केट में कम्पीट करना जो होता है ना, जो स्टैंडर्ड और नॉर्म्स सेट के होते हैं उस पर कम्पीट करना जो होता है, ये एक और चैलेंज होता है कि आप अपनी डिग्री को मनवा भी लें। जैसे आप MBA करके बैठे हुए हैं यहाँ पे,
जिसमें एक कॉमन सी एक एग्जांपल है, जैसे बहुत सारे लोगों की ये मिथ है जी ओपन यूनिवर्सिटी में से तो बीएड करना या एमएड करना बड़ा क्या है जी इजी है, लेकिन आपको पता है कि इतना भी इजी नहीं है ना। आप खुद मेहनत करते हो, आप तो जैसे एलएमएस पोर्टल आ गया जी, हाथ से लिखना स्कैन करके ऊपर अपलोड करना है, तो ये सारी चीजें छिन गई है ना आपसे याशियां, जो पहले किसी न किसी रेफरेंस से आप क्या करते थे वो कर लेते थे। अच्छा जी, अब ये स्लाइड नंबर 13 अपलोड हो जाए। रशिया भी हमारी रीजन में आता है, हमारे कोई एशिया की तरफ नहीं, पैसिफिक में ही है ये। हायर एजुकेशन जो होती है एशिया में, मलेशिया में क्या है कि मलेशिया में इम्पार्टिंग पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, मलेशिया में क्या है जी, इट वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर। अभी आपने जितना नोटिस किया कि जो जिस जिसका स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी एजुकेशन सिस्टम जहां भी स्ट्रॉन्ग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अंडर है वो एजुकेशनल सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे हमने इजिप्ट का पढ़ा, वो भी चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, स्टेट को बेशक फंडिंग दी हुई है, लेकिन वो ब्रिज का काम कौन सा कर रहा है, उनकी हायर एजुकेशन कमीशन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज है ना, वो उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन करती है। तो हायर एजुकेशन में मलेशिया में क्या है, तो मलेशिया में हायर एजुकेशन बेसिकली, हेलो